हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपना चैनल शिव नारायण एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने फंडामेंटल राइट का सीरीज स्टार्ट किया है, तो ये सेकेंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसका फंडामेंटल राइट का क्या इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री एक मोनार्की में क्या मतलब जो फंडामेंटल राइट है उसमें क्या अंतर हो जाता है। कुछ तो अधिकार फंडामेंटल जो अधिकार होते हैं कुछ मोनार्की में भी होता है, कुछ डेमोक्रेसी में होता है, तो क्या अंतर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट आपको मिला है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट कहने का मतलब है कि जैसे आप एग्जांपल समझिए, बोलने की आज़ादी है आर्टिकल 19, तो क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं? क्या आप देश की यूनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ बोल सकते हैं, एकता अखंडता के खिलाफ? क्या आप भड़काऊ भाषण दे सकते हैं बोलने की आज़ादी में, कुछ भी बोलने के लिए? नहीं, लिमिट है ना उसका। तो यही आज हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट का कितना लिमिट है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्या इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इन सभी बातों को आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो लिखा गया कि क्या मूल अधिकार अत्यंतिक मतलब होता है एब्सोल्यूट, यहाँ समझिएगा। ठीक है दोस्तों, एब्सोल्यूट समझिएगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? 100% समझिए। एब्सोल्यूट करने का मतलब क्या हुआ? 100%। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए हमारा जो फंडामेंटल राइट है, आप सभी जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट जो हमारा है वो यूएसए से लिया गया। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें कंप्लीट किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया, मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़ा है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया। अब यूएसए का थोड़ा सा गठन समझते हैं। तो यूएसए जो था दोस्तों, हर जगह दुनिया का कोई भी कंट्री हो, बहुत सारे कंट्री पहले एक राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होते थे। अब जब 13 जो यहाँ पे आप समझिए कि आज़ाद हुए, स्टेट एक प्रकार समझिए, तो 13 मिलकर एक स्टेट का निर्माण किए, जिसको आज हम लोग प्रेजेंट में यूएसए कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज लगभग 50 स्टेट्स उसके हैं। तो यूएसए में क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट दिया गया, जिस समय दिया गया तो उस समय एब्सोल्यूट था। एब्सोल्यूट करने का मतलब बोलने की आज़ादी, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, घूमने की आज़ादी तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में घूमने की आज़ादी है, फिर भी उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। बोलने की आज़ादी है लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब क्या हुआ, तो क्या कोई सीमा नहीं है इसमें? है, फंडामेंटल राइट पर सीमा है, यही मैं बता रहा हूँ कि ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि कुछ सीमा है। तो उस समय क्या हुआ, क्यों इसको सीमा लाया गया? कि यूएसए में देखा गया ना कि कुछ लोग जो स्टेट के खिलाफ, मतलब सरकार के खिलाफ, तो ठीक है आप आवाज़ उठाते हैं तो अच्छी बात है, पर देश के खिलाफ, सरकार तो देश नहीं ना होती है, सरकार अलग चीज़ है, देश अलग चीज़ हो। आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में आप हिंसा का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि हिंसा के सहारा में सरकार जो संपत्ति जड़ती है वो पूरे देश का है। आप ट्रेन बस फूंक देते हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो। तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर लिमिट रखा गया वहाँ। ठीक है, तो वहीं से लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। तो शुरू में यूएसए में लिमिट नहीं था, लेकिन उसमें फिर वहाँ का जो देखता है कौन, जुडिशरी। हर जगह जुडिशरी मतलब क्या होता है, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ अंतर है, कहीं पार्लियामेंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है। हमारे देश में दोनों का बीच में है, तो हम लोग देखेंगे। पर यूएसए में क्या हुआ कि वहाँ का कोर्ट ने जो कोर्ट वहाँ का दो अलग अलग होते हैं। स्टेट का एक अलग होता है, हमारे यहाँ भी तो स्टेट का हाई कोर्ट अलग होता है, पर हाई कोर्ट के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पर वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ जो मतलब यूनियन का जो मैटर आता है वो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ का जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट को लिमिट करो, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसमें लिमिट रखा, तो वहीं से कॉन्सेप्ट आता है। तो सीमा निर्धारित किया गया। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल राइट का क्या किया गया, सीमा निर्धारित किया गया। अब देखिए, इसमें क्या हुआ दोस्तों, यूके का जो है, जो ब्रिटेन हम लोग कहते हैं, फंडामेंटल राइट की गारंटी नहीं है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश से समझिए, यूएसए को रिलेट कीजिए, तो जब कंपेयर कीजिएगा तब आप खुद समझ जाइएगा। यूएसए से हमारा देश से जो है फंडामेंटल राइट लिया गया। ठीक, यूके क्या है, यूके में पार्लियामेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूएसए में क्या है, जुडिशरी सुप्रीम है। हमारे देश में क्या है, दोनों का बीच में है। मतलब यहाँ पे आप जुडिशरी रखिए, यहाँ पे पार्लियामेंट रखिए, और बीच में यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का बीच में हो जाता है। ना ये ज़्यादा जुडिशरी पावर है ना पार्लियामेंट पावर है, हमारे देश में बीचों बीच है उसका। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा पास जो बिल होता है उसको जुडिशरी खत्म कर देता है कि नहीं। जुडिशरी अगर पास किया तो पार्लियामेंट भी कभी कभी होता है, वो पढ़ाएंगे हम।
तो यूके में क्या हुआ कि एफआर का जो फंडामेंटल राइट है उसका गारंटी नहीं है। वहाँ का जो आप कह सकते हैं कि जो आपका हमारे देश में फंडामेंटल राइट का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, मतलब जुडिशरी को बनाया गया, लेकिन वहाँ जुडिशरी नहीं है जुडिशरी, पर सुप्रीम सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट है। वो चाहे तो किसी चीज़ को लिमिट करें कि या तो ख़त्म ही कर दे या तो कुछ दे या नहीं दे, मतलब वहाँ का पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है इसीलिए। और यूके में और यूएसए में क्या है, यूएसए में ऐसा नहीं है। और भारत में क्या है, भारत में दोनों के बीच का है, ठीक है। यहाँ पार्लियामेंट भी सुप्रीम नहीं है ना ज़्यादा जुडिशरी। भारत का पोजीशन कहाँ है, देखिए दोनों का बीच में। यही मैंने कंपेयर करके बताया था कि ब्रिटेन में जो है कहा जाता है, एक वहाँ का संविधान निर्माण के एक व्यक्ति थे, जैसे हमारे देश में संविधान निर्माण हुआ ना तो उसके बहुत सारे सदस्य थे, तो उसी सदस्य में से जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुआ तो उसमें एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन की संसद इतनी स्ट्रॉन्ग है, पार्लियामेंट मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये लड़का को लड़की और लड़की को लड़का सिर्फ नहीं बना सकता है, बाकी कुछ भी कर दे सकता है। मतलब कहने का मतलब उनका ये था कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, लड़का लड़की को बना नहीं जा सकता, तो ठीक है। आगे देखते हैं, मूल अधिकारों का निलंबन यहाँ पे और एक निर्बंधन है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। कहा गया है कि क्या फंडामेंटल राइट आपके पास है, हमारे देश के सिटीजन के पास है तो क्या उसको ख़त्म किया जा सकता है, हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है, या कुछ परिस्थितियाँ ऐसे देश में हो जा सकते हैं कि उसको उस समय ख़त्म किया जा सकता है ना। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट का जो निलंबन है वो संकट के समय, ये दोनों में क्या अंतर है हम लोग देखेंगे। निलंबन में क्या है कि संकट के समय जो होता है, संकट का समय कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे देश में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को आप संकट समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी जब हमारे देश में लग जाता है, आर्टिकल 352 आगे इसमें देखेंगे, तो उसमें उस समय क्या हो जाता है कि संकट के समय को निलंब किया जाता है। और निलंब करने का मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए इसको ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म नहीं किया जा रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि उसको एक्टिव नहीं किया जा रहा है, डिसएक्टिव कर दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ होता ना, जैसे चीज़ें हैं, ट्रैफिक जाम लग गया, ट्रैफिक जाम में क्या हो जाता है, सड़कें तो वही है, यातायात का साधन तो है और गाड़ी भी उस पर चलेगी, लेकिन कुछ समय के लिए भी ब्रेक है, यही ना होता है ट्रैफिक जाम में क्या होता है। तो आप समझिए कि नेशनल जो इमरजेंसी है दोस्तों, एक प्रकार का वो ट्रैफिक जाम हो गया। और कहाँ ट्रैफिक जाम हुआ, हमारे देश का। और उस समय क्या होगा कि कुछ समय के लिए आपको क्या किया, फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाएगा, एक्टिव नहीं डिसएक्टिव कर दिया जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट रहेगा, समय जैसे ही नेशनल इमरजेंसी समाप्त होगा फंडामेंटल राइट को एक्टिव कर दिया जाएगा। ये होता है निलंबन, संकट के समय निलंब कर दिया जा रहा है, ठीक है, एक्टिव नहीं किया जा रहा है। अब देखिए निर्बंधन का मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट को सीमित कर दिया जाता है, तो वो ये चीज़ हो गया, दोनों में यही अंतर है, ठीक है। सस्पेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन जो हम लोग बोलते हैं। अब देखिए क्या फंडामेंटल राइट को जितना एक नागरिक को दिया जाता है, क्या उतना ही सीमा को, एक सीमा जो सुरक्षा बल जो होता है, मतलब कि प्रशासन पुलिस को उतना ही दिया जाता है, तो नहीं। यदि आप सोच रहे होंगे कि ये आर्टिकल 12 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो वीडियो 3 में आएगा। ये जो वीडियो 2 है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये आपको जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही बेनिफिट होगा। आर्टिकल तो पढ़ना बहुत ईजी है, 3rd वीडियो से देखिए कितना आराम से हम लोग पढ़ लेंगे। तो प्रतिरक्षा जो सेना होते हैं उन लोगों का जो अधिकार है वो एक सीमित कर दिया गया, जबकि वो भी एक देश के नागरिक हैं। क्योंकि आप देखिए कि आपको यदि आर्मी में बनना है, आर्मी का ज्वाइनिंग मतलब आप फोर्स में आप जाना चाहते हैं, तो अभी तो भारत के नागरिक हैं, और राइट किसको दिया गया है, भारत के नागरिक को ही। मान लेते हैं भारत का कोई नागरिक पी है, मान लेते हैं पी है, और वही आगे चल के भारतीय सेना का जो है एक सदस्य बना, लेकिन उसके अधिकार जो हैं वो लिमिट हो जाता है। लेकिन जब आप सेना में नहीं रहेंगे तो आपका थोड़ा अधिकार ज़्यादा हो जाता है। तो ये आर्टिकल 33 के तहत उसको लिमिट कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए सेना विधि, जिसको मार्शल लॉ हम लोग बोलते हैं ना, ये आर्टिकल 34 में डिस्क्राइब किया गया। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो शासन का जो पद्धति है अब जो संचालित होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मार्शल लॉ, सेना विधि। जैसे सेना शासन क्या होता है, आप जैसे देखते हैं कि एक होता है मोनार्की होता है, एक डेमोक्रेटिक होता है, तो उसमें एक सेना शासन भी होता है। सेना का शासन में क्या हो जाता है कि उसमें जो संचालित करेगा ना सेना करेगा, ठीक है। सरकार भी अगर मान लेते, देखिए कुछ विद्रोह हो गया, मान लेते कि ये क्षेत्र है, बिहार का कोई क्षेत्र है, उस समय जो हो गया कि अब प्रशासन के जो मतलब सरकार से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो वहाँ पे सेना को दे दिया जाएगा।
अब वहाँ पे जब सेना शासन मतलब करने लगेगी, सेना उसको संचालित करेगी, तो फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि आप वायलेंस करें, हिंसा करें, ठीक है, इस प्रकार की गतिविधियाँ में कि ट्रेन फूंक दें, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएं। उस समय बहुत ही नाम मात्र मतलब संभव ही नहीं है किसी भी पब्लिक सिटीजन्स को करना है इस प्रकार की गतिविधियों को, ठीक है, क्योंकि सेना इतना स्ट्रांग होती है ना कि हालत ख़राब कर देती है लोगों को। तो यही कहा गया कि मार्शल लॉ जो है ना एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में लगाया जाता है कि जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए सिचुएशन, आउट ऑफ कंट्रोल, सेना को कहीं भी तभी भेजा जाता है जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सिचुएशन, ठीक है। तो उसी प्रकार एक, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो रहेगा ना कि भविष्य में यदि ऐसा चुनौतियाँ हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम उपाय तो करेंगे ना कुछ चीज़ का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही से लिखा गया है सेना मार्शल लॉ आर्टिकल 34। और आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 33 में जो है 33 में जो सेना में जाते हैं उनके अधिकारों को कुछ कम किया जाता है, जबकि वो भी भारत का ही नागरिक हैं, लेकिन जब आप सेना में चले जाइएगा तो आपका अधिकार कुछ कम हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 34 में आप याद रखिएगा मार्शल लॉ। अब देखिए इमरजेंसी क्या होता है। जब तक हमारे देश में इमरजेंसी नहीं लगे तब तक आपके राइट को क्या किया जाए, निलंबन तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। निलंबन करने का मतलब क्या हुआ, संकट के समय आपके एक्टिव नहीं किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट को डिसएक्टिव कर दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए अब आपातकाल क्या होता है। आपातकाल जो होता है, देखिए आपातकाल जो है यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट जो होता है मतलब एक्टिव नहीं हो पाता है, एक्टिव नहीं रहता है, तो वो होता है नेशनल इमरजेंसी में। कब होता है दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी में। और नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के तहत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी का मतलब इसमें डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, लिखा गया है। अब देखिए क्या होता है कि आर्टिकल 352 में तो नेशनल इमरजेंसी है। अब नेशनल इमरजेंसी कैसे लगेगा, कुछ बात है कि आप नेशनल इमरजेंसी बार बार सुन रहे हैं तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि नेशनल इमरजेंसी कैसे लग जाता है, आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो नेशनल इमरजेंसी जब हमारे देश पर संकट कोई आ जाए तो उस समय हमारे देश के जनता को, जो नागरिक हैं, उनके राइट को एक्टिव नहीं किया जाता है, मतलब आपके पास उतने अधिकार नहीं अब बचाते हैं, क्योंकि उस समय प्राथमिकता है हमारे देश को बचाना। अगर सरकारें सभी को मांग पूरा करते रहेगी तो फिर देश के मतलब संकट जो आया उस पर समय कम मिल पाएगा ना। लोग अपना सरकार उधर दूसरे देश के साथ युद्ध कर रही है और आप यहाँ अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। तो हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक युद्ध, एक बाह्य आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के तहत मतलब 3 पॉइंट लिखा गया है कि यदि ऐसा परिस्थितियाँ 3 आ जाए कि बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध में शामिल हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, हमारे देश में क्या हो जाए, लोग हथियार उठाकर आंदोलन करने लगे, तब आप नेशनल इमरजेंसी लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए कि नेशनल इमरजेंसी में हमारे राइट का क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो अभी नेशनल इमरजेंसी पढ़ नहीं रहे हैं। जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन आप इतना समझिए कि नेशनल इमरजेंसी 3 आधार पर लगता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी में हमारा राइट क्या होगा, मेन हमारा क्वेश्चन ये है। तो आर्टिकल 358 में कि नेशनल इमरजेंसी लग गया तो हमारे राइट पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, तो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में ये इसका डिस्क्राइब किया गया, मतलब लिखा गया है। अब क्या लिखा गया है आइए देखते हैं। पहली बात है कि जो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लागू होता है, ये तो हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब देखिए नेशनल इमरजेंसी जैसे ही हमारे देश में लागू होगा, आर्टिकल 358 अपने आप लागू हो जाएगा। होता है ना, जैसे कोई इस पेन में ऐसे टच है, नीचे कुछ और टच है, तो इस पेन को यदि उठाएंगे तो अपने आप उड़ जाएगा। तो आर्टिकल 352 जैसे ही हमारे देश पर लगाया गया, नेशनल इमरजेंसी जैसे ही राष्ट्रपति महोदय के द्वारा घोषणा किया गया कि अब हमारे देश में आज से जो मतलब इस तारीख से इतना टाइम से नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस समय से ही क्या हो जाएगा कि आर्टिकल 358 अपने आप लागू हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और उसमें क्या होगा कि आपका आर्टिकल 19 जो है, जितने भी प्रकार के अधिकार हैं बोलने, इन सभी प्रकार के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म, मतलब एक्टिव नहीं रहेगा उस समय के लिए। जब तक नेशनल इमरजेंसी तब तक एक्टिव नहीं है। अब क्या हो गया, उस समय कार्यपालिका, न्यायपालिका जवाबदेही नहीं रहती है। अब आप सोच रहे हैं कि जवाबदेही का मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जवाबदेही का मतलब क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि हमारे देश में क्या होगा कि आपके कहीं भी कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, कार्यपालिका में समझिए कि प्रशासन, अभी थोड़ी समय के लिए समझिए क्योंकि डिफरेंस करना है ना, तो कार्यपालिका में आप समझिए कि प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पे विधायिका में समझिए कि नेता लोग, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल। तो क्या होता है कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के दंगा हो गया, तो संसद में क्या क्वेश्चन उठाया जाता है कि नहीं, उठाया जाता है। और वही जो नेता लोग क्या करते हैं, एसपी डीएम को क्या करते हैं,
पूछते हैं कि ये कैसे घटना हो गया, आप यहाँ पे बताइए। डीएम एसपी को वहाँ जाना पड़ता है कि नहीं, बड़े बड़े मतलब आला अधिकारी को क्या बताना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जवाबदेही है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लग रहा है और नेशनल इमरजेंसी में जब हमारे राइट को ख़त्म कर दिया जा रहा है, उस समय के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ख़त्म नहीं किया जाता है, सिर्फ उस समय एक्टिव नहीं रहता है, तो क्या वो जवाबदेही है? क्योंकि हम तो पढ़े हैं और लिखा भी गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि यदि आपके फंडामेंटल राइट को कोई छीन रहा है तो आप सीधा या तो सुप्रीम कोर्ट जाइए 32 के तहत या 226 के तहत हाई कोर्ट जाइए। तो आप तो पढ़े हैं और आप जानते हैं। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या विधायिका कोई काम करती है या फिर मतलब नागरिकों पर कोई अत्याचार कर दी, प्रशासन बेमानी तरीके से किसी को मतलब कि जेल में डाल दी प्रशासन, तो क्या आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं कि सर देखिए मेरा राइट को कम किया जा रहा है, मेरे राइट को छीना जा रहा है? आप नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय नेशनल इमरजेंसी लगा है। इसका सीधा मतलब हुआ कि नेशनल इमरजेंसी के समय कुछ भी कार्यपालिका विधायिका कुछ भी करे या फिर फंडामेंटल राइट को मतलब किसी प्रकार से नागरिक को ट्रीट कर सकती है। तो न्यायपालिका उसमें मतलब इन लोग जो है विधायिका कार्यपालिका क्या होता है, जुडिशरी के सामने तो अपना देना पड़ता है ना सफाई, तो नहीं दे सकते आप। अब ऐसे समझिए, आप देखते होंगे कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि डीएम साहब को हाई कोर्ट का जज या फिर बड़े बड़े एडवोकेट क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ऐसा गलती क्यों कर दिया। तो क्वेश्चन कब पूछ सकते हैं? जब इमरजेंसी नहीं हो। और इमरजेंसी के दरमियान अगर डीएम साहब ने किसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने जेल में किसी को डाल दिया, तो क्या उनको हाई कोर्ट में बुलाया जा सकता है? नहीं। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, जवाबदेही नहीं है। यही जिसका मतलब हुआ। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 359। मैंने बताया कि अगर आर्टिकल 352 लागू हो, मतलब नेशनल इमरजेंसी लागू हो, तो आर्टिकल 358 के तहत जो आपका फंडामेंटल राइट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आर्टिकल 359 में कौन कौन से आर्टिकल खत्म होंगे, इसका जो है ये कहते हैं आर्टिकल राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं, और इसमें भी जुडिशरी को समाप्त कर दिया जाता है कि मतलब जुडिशरी को है अब क्वेश्चन नहीं उठा सकती है, न्यायपालिका अब सवाल नहीं उठा सकती है कि देखिए जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, संविधान के खिलाफ हो रहा है, न्यायपालिका सिर्फ देखते रहेगी। ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकती है। इनके पास ये राष्ट्रपति ही इसमें मंजूरी देते हैं, लागू करते हैं कि देखिए कौन कौन से राइट क्या हैं, यहाँ पे हम इस समय के लिए ख़त्म कर रहे हैं। अब अभी आप सोच रहे होंगे कि हम तो पढ़े हैं कि फंडामेंटल राइट को समाप्त नहीं किया जा सकता, तो कुछ इमरजेंसी में भी तो हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। यहाँ पे देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल जो हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल को खास तौर पर आप जानते होंगे संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब संपत्ति के अधिकार था हमारा मौलिक अधिकार, उसको अब कानूनी अधिकार लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में। लेकिन हम यहाँ उसका जिक्र नहीं करेंगे, हम जिक्र कर रहे हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत जो फंडामेंटल राइट को भी इमरजेंसी के दरमियान जो ख़त्म किया जा सकता है, मतलब ऐसा उन्होंने लाया 1976 में, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, उसको कम किया गया, उसको समाप्त किया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत। अब देखिए उसमें क्या हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में इमरजेंसी 1975 में लगा, और ये लगा था आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए क्या होता है कि कोई भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो कुछ लोग यदि उसका मिस इंटरप्रिटेशन जैसे गलत व्याख्या करके उसको अपना काम चला लेते हैं। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया कि आंतरिक अशांति के नाम पे, क्योंकि ये था उनके खिलाफ हो रहा था आंदोलन, उनके खिलाफ जो तीव्र हो रहा था, उग्र हो रहा था उनके सत्ता से निकालने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि ये तो आंतरिक अशांति है हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और हम इसके ऊपर क्या है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर देते हैं। तो इन्होंने हालांकि गलत किया था। तो उस समय क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट को जो समाप्त किया गया उसका फिर संशोधन हुआ 42nd अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 1978। अब देखिए क्या हुआ, इसमें लिखा गया कि आर्टिकल 19 को युद्ध एवं बाह्य आक्रमण में समाप्त किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह में नहीं। पहली बात तो आप समझिए कि जो आंतरिक आपातकाल है इसको 44th अमेंडमेंट जो है 1978 में बदल दिया गया, इसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह किया गया, मतलब सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड किया गया, आर्म रिवोल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, आंतरिक अशांति करने का मतलब हुआ कि सरकार अपने देख रही है कि हमारा सरकार अब सत्ता जा रहा है हमारे हाथ से, तो उसने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। तो इमरजेंसी की जब घोषणा हो जाएगी तो आपके पास राइट नहीं है, अब जब राइट नहीं है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं।
प्रोटेस्ट का राइट आपके पास एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन बस सड़कें और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आपके पास राइट नहीं है, आपका ये राइट नहीं है। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि ये तो मेरे देश में सरकार के खिलाफ हो रहा है, अब सत्ता बचाना मुश्किल हो रहा है, तो आंतरिक अशांति उनको लगा, तो चलो लगा दी उन्होंने इमरजेंसी। तो आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। और सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि हथियार बंद। अगर हथियार बंद लोग आंदोलन करने लगे तब वहाँ पे आप नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करेंगे। अन्यथा सरकार के खिलाफ हो, लोग विद्रोह करें, मतलब लोग आंदोलन करें, तो आप इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकते। ये किया गया। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 में जो बोलने की आज़ादी है, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब सीधा सा मतलब आप समझिए बोलने की आज़ादी। तो बोलने की आज़ादी को आप तभी समाप्त कर सकते हैं जब युद्ध या बाह्य आक्रमण हो। उसके आधार पर मैंने क्या बताया, नेशनल इमरजेंसी तीन आधार पर लगते हैं, या तो बाह्य आक्रमण हो, या फिर युद्ध हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। परंतु आर्टिकल 19 को सिर्फ दो पॉइंट पर, युद्ध या बाह्य आक्रमण में ही समाप्त किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह में नहीं। और यहाँ क्या हो रहा था? सभी जगह। ठीक है, आगे देखिए। आंतरिक अशांति को समाप्त किया गया, मैंने क्या बताया, आंतरिक अशांति को समाप्त किया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। और दोनों में क्या अंतर है मैंने भी तुरंत बताया। अब देखिए, फिर फर्स्ट पॉइंट ऐड किया गया फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति महोदय बना दे रहे थे, चलो इसको ऐप से देखिए, राष्ट्रपति महोदय ने बना दिया कि चलो ये 5 जो है फंडामेंटल राइट वो नेशनल इमरजेंसी के समय समाप्त हो रहे हैं। तभी तो आप पढ़ते होंगे ना, आपने कभी कहीं पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति महोदय के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को समाप्त कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी में, है ना। तो उनके पास यही राइट है आर्टिकल 359 के तहत कि वो लेटर लिखते हैं, मतलब पॉइंट ये पॉइंट लिखते हैं, ये फंडामेंटल राइट को समाप्त किया जा रहा है। तो पहले था कि 2021 को भी लिख सकते थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में कहा गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो आपके मन में उठ रहा होगा कि 20 और 21 में क्या है, तो आप धैर्य रखिए क्योंकि इसके पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे वीडियो 3rd में, ठीक है, लेक्चर 3rd में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अब कहा गया कि नहीं, यहाँ तो आप कह रहे थे कि जुडिशरी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, जब इमरजेंसी की घोषणा हो रही है, इमरजेंसी जब देश में लगाया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि जुडिशरी को समाप्त कर दे रहे हैं। न्यायपालिका का क्रॉस लगा हुआ है, मतलब समाप्त, उसका पावर नहीं है अब फंडामेंटल राइट में खासतौर पर। लेकिन यहाँ कह रहे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जुडिशरी के पास वो जा सकता है, ठीक है, उसका लिमिट रखा गया, लेकिन वो क्या है, उस व्यक्ति जा सकता है। ये इसमें संशोधन किया गया। अब कहा गया कि संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन एवं निर्बंधन, ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ दिया, हम लोग पढ़िए। अब देखिए, यही चीज़ है क्या, अब 3rd पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें देखिए, क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है? ये सवाल जुडिशरी के सामने गया। कोई भी बात को इंटरप्रिटेशन करना है, व्याख्या करना है, सही है गलत है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये काम सरकार का नहीं है। आप याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को व्याख्या करने का अधिकार किसका है, इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार किसका है, तो ये जुडिशरी का है। तो जुडिशरी के सामने ये गया कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है? सरकार कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 368 तो कहता है कि संविधान संशोधन से है रिलेटेड, तो क्या फंडामेंटल राइट को भी संशोधन किया जा सकता है? तो पहला जो संशोधन हुआ, भूमि सुधार हुआ। अब भूमि सुधार क्यों हुआ, पहला क्यों हुआ भूमि सुधार? अब आप समझिए, क्या हुआ कि जब हमारा देश राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था, क्योंकि हमारा देश क्या था, राजाओं हजारों हजार की संख्या में राजा थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय तो 550 से ज़्यादा थे राजे रजवाड़े, और एक राजे रजवाड़े के पास तो कितने हजार बीघा ज़मीन होता था। किसी के पास थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं है और किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो सरकार ने सोचा कि अब तो हम डेमोक्रेसी में प्रवेश कर गए हैं, अब तो राजे रजवाड़ा समाप्त हो गए, तो क्यों ना ज़मीन को एक ऐसा किया जाए कि सभी लोगों के बीच जो भूमिहीन है, आपने
नाम भी सुना होगा विनोबा भावे जी का, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन, भूदान का मतलब क्या होता है? भूमि का दान करो। और दान कौन करेंगे? राजे रजवाड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास हजारों बीघा है। तो कुछ लोग हैं कि 1 बीघा भी नहीं, थोड़ी सी ज़मीन भी नहीं है, उसका इतना ज़मीन भी नहीं है कि वो अपने परिवार का उससे भरण पोषण कर सके, और किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। सरकार ने कहा कि जिसके पास बड़े ज़मीन है, बहुत ज़्यादा बड़ा ज़मींदार है, उसको एक लिमिट रखा कि आपके पास इतना ज़मीन रख सकते हैं, और उसके बाद बाकी है वो मेरे कब्जे में आ जाएगा, और जो भूमि है उसके भी जब देंगे। लेकिन सवाल एक था, वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा था। प्रॉब्लम क्या था? देखिए दोस्तों, 1951 की बात है, 1951 के। और आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 44th अमेंडमेंट 1978 संपत्ति के अधिकार को 1978 में ख़त्म किया गया, और भूमि सुधार कब हो रहा है? 1951 में। यानी इस समय हमारे पास फंडामेंटल राइट कितने हैं? 7। और वो फंडामेंटल राइट क्या था? संपत्ति का अधिकार। और जमीन भी क्या है? एक प्रकार का संपत्ति है। तो जब संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार है, और मूल अधिकार को कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता है, तो फिर पार्लियामेंट कैसे छीन सकता है? सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि बड़े जो राजे रजवाड़े थे, उन्होंने कहा कि कैसे आप छीन सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आर्टिकल 368 में तो ठीक है, संशोधन है, ये बात सही है, परंतु जो भूमि है, जो राइट टू प्रॉपर्टी, मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, RIP, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आप समझिएगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट को कोई भी छीन नहीं सकता है। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा था, तो सरकार ने संशोधन लाया, क्योंकि संशोधन, बिना संशोधन के आप कुछ कर ही नहीं सकते, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि कोई जुडिशरी के मतलब संविधान के अनुसार सही है या नहीं है, इसका काम और जुडिशरी का ही देखना है। तो जब जुडिशरी के पास इन लोग जाएंगे, राजे रजवाड़े, तो जुडिशरी क्या कहा कि जो सरकार ने किया वो गलत है, क्योंकि भूमि जो है फंडामेंटल राइट में आता है, और फंडामेंटल राइट को सरकार कम नहीं कर सकती है, तो छीनने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। जब आप इसको कम ही नहीं कर सकते, तो मेरे से मार्कर को लेस कर सकता है ना? तो वहाँ पे सरकार गलत हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में किया गया। अब कुछ तो सरकार को करना है, क्योंकि सरकार, ऐसे भी कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी व्यक्ति थे, और समाजवाद में आता है कि समाज में लगभग इतने मतलब होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के पास कि वो जीवन अपना यापन अच्छे तरीके से कर सके। तो उस समय तो प्रॉब्लम हो रहा था ज़मीन को लेकर, तो उन्होंने एक संशोधन लाया, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, कोई भी चीज़ को एकाएक आप समाप्त नहीं कर सकते, धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, उसके तहत आप समाप्त करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उन्होंने कुछ लिमिट रखा दिया। क्योंकि देख रही है, कोर्ट क्या देखती है? कोर्ट देखती है क्या चाहिए, पहले से कानून है, और ये कानून संविधान के अनुसार सही है, और इस कानून के अनुसार अगर इसको समाप्त किया जा रहा है, तो चलो ये भी संशोधन सही हो जाता है। यही ना होता है। उन्होंने इसमें जोड़ा 31 ख, तो ये सही था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। और इसके अंतर्गत इन्होंने जोड़ दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के तहत, मतलब और कुछ था, तो यहाँ पे समाप्त हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि कुछ केस होते हैं, जिन केसों के तहत आप पढ़िएगा ना, तो आपका एक मतलब अच्छा अंडरस्टैंडिंग हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंडिंग में। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1951 हुआ, इसके तहत उसको चुनौती दिया गया कि देखिए सर, ये जो संशोधन सरकार ने की है वो गलत है। कोर्ट ने कहा कि सही था। ये शंकरी प्रसाद सही नहीं थे, बल्कि सरकार ने जो किया वो सही था। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये खत्म हो गया। कौन? शंकरी प्रसाद खत्म, क्योंकि सही था। अब देखिए, सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य हुआ। फिर हुआ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, प्रीवी पर्स मतलब समझते हैं? देखिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो केशवानंद भारती है, इसको हम लोग डिस्कस ज़्यादा करेंगे। जो अब है ही काम करें, उसको डिस्कस करने से क्या फ़ायदा। लेकिन आप याद रखिएगा शंकरी प्रसाद। 24th ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। प्रीवी पर्स क्या होता है? प्रीवी पर्स, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो 550 राजे रजवाड़े थे। तो जब राजे रजवाड़ों को आप उनके अधिकार को छीन रहे हैं, ठीक है, तो एकाएक समाप्त नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने एक तरीका अपनाया कि चलिए आप राजे रजवाड़े रहिए, आपका जो भरण पोषण है, क्योंकि राजे रजवाड़ों का तो भरण पोषण चलता था, राजपाट जो होता था जमींदारी व्यवस्था से, अब समाप्त कर रहे हैं। हम लोग बोले कि हम लोग क्या तो क्या करें, सब दिन तो ऐसो आराम किए हैं। तो सरकार ने कही कि अच्छे टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों को पेंशन दिया जाएगा।
और जो पेंशन मिलता था वो बहुत ज़्यादा राज्य रजवाड़े थे, बहुत ज़्यादा सरकार का एक मोटा धन उन लोगों के ऊपर खर्च हो जाता था बिना मतलब के। अब हम डेमोक्रेसी में प्रवेश कर गए हैं तो फिर राजाओं को क्यों पैसा दें, सवाल उठता है। तो इंदिरा गांधी इतनी साहसी महिला थी, आयरन लेडी जिनको कहा जाता है, उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, कहा कि अब किसी भी राजे रजवाड़े को पैसा नहीं मिलेगा, आपको जो करना है वो करो। कोर्ट में चुनौती दिया, चुनौती खारिज, खत्म। मतलब अब राजे रजवाड़े के पास कोई डायरेक्ट नहीं रह गया, मतलब सरकार पैसा देती थी वो भी समाप्त। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती 1973 में केस। केशवानंद भारती केस ही है जो एक संविधान को या जुडिशरी को या पार्लियामेंट को यह दिखला दिया कि तुम्हारे पास कितने राइट हैं, इससे ज़्यादा मत बढ़ो। ठीक है, केशवानंद थे कौन पहले समझिए। केशवानंद एक केरल राज्य के एक महंत थे। उनका उस समय क्या हुआ कि केरल राज्य में भूमि से रिलेटेड कुछ मामला हुआ और उस पर क्या हुआ कि केशवानंद भारती का जो जमीन था, मतलब आप समझ सकते हैं उनका मंदिर वगैरह ट्रस्ट वगैरह, तो उसको जमीन सरकार ने कब्जा लिया, वहाँ के केरल के सरकार ने कब्जा लिया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। अब सुप्रीम कोर्ट में केस किए वो उन्होंने, तो आज तक में हिस्ट्री है इसका कि 13 जज आज तक कभी नहीं बैठ पाए और पहली बार बैठे थे केशवानंद भारती केस में। और ये जजमेंट आया था 7-6 से। 7-6 कहने का मतलब 7 और 6 13 जज हुए और 7 यस में थे और 6 नो में थे, मतलब यस नो, तो फैसला तो होगा 7 वाला। तो आप सोचेंगे कि क्या केशवानंद भारती जीत गए केस? नहीं, केशवानंद भारती जीते नहीं थे केस, उनका जमीन तो नहीं मिला, परंतु उन्होंने एक जुडिशियरी को या फिर पार्लियामेंट को एक लिमिट में, पार्लियामेंट को खासतौर पर लिमिट में रहने का उन्होंने सुझाव दे दिया। अब कैसे दिया उन्होंने? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ला दिया। अब शुरू में लोग पूछने लगे कि अरे भाई ये हमारा 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब से सुने ही नहीं है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द भी नहीं लिखा गया आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया? तो जुडिशियरी ने कहा कि देखिए पार्लियामेंट के पास संशोधन का अधिकार है, क्योंकि संशोधन में ही ऐसे मामले उठ गए कि क्या सरकार कुछ भी संशोधन कर सकती है। इतने धड़ल्ले से उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42nd अमेंडमेंट जो, और उससे पहले 1971 में इतने ज़्यादा संशोधन कर रही थी कि सरकार जुडिशरी पागल हो गया, कह रहे भाई आप ये क्या कर रहे हैं। उसी समय ये जजमेंट आया, मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 में संशोधन का अधिकार है, ये बात सही है, संशोधन का अधिकार है, ठीक है, पर उन्होंने कहा कि देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पर यह संविधान जो है ना, ये संविधान समझिए, ये संविधान है, संविधान का ये बेस है, बेस से आपको हटना नहीं है और बेस में आपको संशोधन नहीं करना है। अब आप सोच रहे हो कि बेस क्या होता है? जैसे देखिए ये मार्कर है, मेरा मार्कर है, ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हथेली है, तो ये अब इसका बेस हो गया जिस पर कुछ भी टिका रहता है। तो जो हमारा देश है जिस पर टिका हुआ है वो कुछ पॉइंट है, उसको आप हटा नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे जुडिशरी, ऐसा नहीं कि जुडिशरी को समाप्त कर दीजिएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशरी। डेमोक्रेसी हटा के आप डिक्टेटरशिप नहीं ला सकते हैं। फिर है सेकुलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, समाजवाद जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आते हैं, इनको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आ रहा है। अब इसके तहत जुडिशरी ने सरकार को लिमिट कर संविधान को बचा लिया, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी के पावर को भी लिमिट कर रही थी उस समय सरकार, तो उसको उन्होंने पार्लियामेंट को ही लिमिट कर दिया आधारभूत ढांचा के कॉन्सेप्ट से। ठीक है दोस्तों, यही इसका था। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है इस वीडियो का। निष्कर्ष यही निकलता है कि संसद एफआर में फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है, संशोधन कर सकता है, परंतु ऐसा संशोधन ना जिससे संविधान का खिलाफ हो, वो संशोधन जो उसमें अंतर्गत भी बेसिक स्ट्रक्चर आता है उसके खिलाफ नहीं। सब बोलने की आज़ादी है, सरकार लिमिट करती है बोलने की आज़ादी में। जब हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ेंगे 3rd वीडियो में तो आप लोग देखिए कि कितना मतलब डिटेल से मैं बताऊंगा, परंतु बोलने की आज़ादी को समाप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ लिमिट कर सकते हैं पर समाप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। लिमिट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ हो गया, समाप्त करने का मतलब खत्म, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो संशोधन कर सकती है सरकारें पर
आधारभूत जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ नहीं। फिर जुडिशियरी क्या हुआ, जुडिशियरी को जो सरकार लिमिट कर रही थी उन्होंने अपने आधारभूत ढांचे से अपने आप को बचाया। और जुडिशियरी का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है कि जुडिशियरी हमारा गार्जियन है, किस चीज़ का, फंडामेंटल राइट का। यही इंटरप्रिटेशन करता है, सरकार कुछ भी कर देगी तो हम न्यायपालिका में जाकर चुनौती देते हैं, देखिए सर मेरा फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है, सरकार कम कर रही है या कोई भी व्यक्ति कम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं सर, जुडिशरी उस पर क्या करती है, उसको मतलब डांट लगाई है। सरकार को भी क्या करती है, जो बिल पास के उसको समाप्त कर देती है कि यानी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब आधारभूत ढांचा जो आया 24 अप्रैल 1973 के बाद पारित कानून से है। आधारभूत ढांचा जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 1973 से पहले कोई हुआ होगा, तो ऐसा नहीं। 1973 के बाद आया ये कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया था 24 अप्रैल। पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा, कभी पूछ दिया जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि सरकार कुछ संशोधन करती है संविधान में, यहाँ पे ये मतलब है, समझा रहा हूँ मैं, फिर से गौर कीजिएगा। 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि सरकार संविधान में कुछ संशोधन करती है तब उसको देखा जाएगा कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या नहीं, उससे पहले वाले का नहीं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, 1973 के बाद। तो यही लिखा हुआ है कि आधारभूत ढांचा जो है ना 24 अप्रैल 1973 के बाद पारित कानून से रिलेटेड है, ना कि उससे पहले से। 9वीं, पहले क्या था, एक चीज़ और समझिए, पहले कॉन्सेप्ट था कि 9वीं एक अनुसूची थी, पहली बार जोड़ा गया, पहली बार जब जोड़ा गया था संशोधन के द्वारा, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। क्यों, क्योंकि 8 अनुसूची थी तो वो तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो पहला जोड़ा जाएगा तो 9वीं हो गया। तो उस समय कॉन्सेप्ट एक था, देखिए उस समय एक कॉन्सेप्ट था, 1973 से पहले आता था, 1973 के बाद नहीं, कि यदि 9वीं अनुसूची में सरकार ने किसी विषय को डाल दिया तो कहा जाता है कि जुडिशरी से ये परे हो गया, अब जुडिशरी इसमें छू नहीं सकता है। 1973 का जो जजमेंट आया केशवानंद भारती केस में, उसमें जुडिशरी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यदि सरकार ने 9वीं अनुसूची में किसी विषय को डाला है और यदि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, तो उसको हम समाप्त कर सकते हैं। ये जजमेंट आया था कौन, केशवानंद भारती केस में, क्योंकि पहले ऐसा सरकारें मान के चलती थी कि 9वीं अनुसूची में हम किसी विषय को डाल दिए तो चलिए अब जुडिशरी से फ्री हो गए, पर अब नहीं हो सकते हैं। अब डालते हैं सरकारें, अगर 9वीं अनुसूची में डाल दी कोई सरकारें किसी भी विषय को, तो जुडिशरी उसको क्या करती है, समाप्त कर सकती है यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। यही चीज़ हुआ कि 9वीं अनुसूची में किसी भी विषय को सरकार डालती है और 1973 से पहले था कि आप इसमें डाल दिए तो जुडिशरी से बच गए। और जुडिशियल रिव्यू समझिएगा जी यार, जुडिशियल रिव्यू का मतलब हुआ कि न्यायपालिका देखेगा कि न्याय के अनुसार, संविधान के अनुसार सही है या गलत है, यदि गलत होगा तो उसको गलत कर देगा, सही है तो सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हुआ, क्योंकि पहले तो ऐसा था कॉन्सेप्ट कि आप जुडिशरी से क्या था, फ्री था, 9वीं अनुसूची में डाल दिए किसी विषय को तो जुडिशरी पर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को सेकंड वीडियो कंप्लीट कर दिया दोस्तों। बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि क्या लिमिट है, नहीं लिमिट है, हमारा फंडामेंटल राइट का क्या होगा जब इमरजेंसी लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।